पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण आज एलओसी पर जो स्थिति है उसमें वर्तमान घटनाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भू राजनीति और सरकारी नीतियां सब शामिल हैं। जवाब में भारतीय सेना ने 6-7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन पहलगाम के बर्बर हमले का बदला लेने के लिए था। भारत में राष्ट्रीय भावना स्पष्ट थी, निर्णायक कार्रवाई की मांग थी। भारतीय सेना के बहादुर कमांडरों और सैनिकों को सलाम, जिन्होंने इस कार्रवाई को सटीकता से अंजाम दिया। उनके कार्य आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को फिर से मजबूत करते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन से एक कड़ा संदेश जाता है, हमें एक गंभीर सच्चाई स्वीकार करनी होगी। समस्या की जड़ें बहुत गहरी है। ये सिर्फ कश्मीर या पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तनाव का मामला नहीं है। ये मूल रूप से एक गहरी बीमारी की विरासत है। ये उस बीमारी से उपजा है जो शीत युद्ध के दौरान वैश्विक शक्तियों, नाटो और सोवियतों के रणनीतिक खेलों में पाकिस्तान की दशकों पुरानी मोहरे की भूमिका से पैदा हुई। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि उनके देश ने दशकों तक पश्चिम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, का अनैतिक काम किया है। वह अनैतिक काम जिसमें गुप्त युद्ध, कट्टरता और छद्म आतंकवाद शामिल। पहले अफगानिस्तान में सोवियतों के खिलाफ थे और अब इसने आतंकवाद का एक ऐसा सड़ा हुआ तंत्र बना दिया है जो आजकल नियमित रूप से सीमाओं के पार फैलता है। भारत अकेले इस गंदगी को साफ करने का बोझ नहीं उठा सकता और न ही उठाना चाहिए। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कई अन्य महान राजनेताओं ने कहा है, हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। इसीलिए एक स्वस्थ पड़ोस बनाना कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरी है। अब ध्यान केवल उकसावों का जवाब देने के बजाय बुनियादी बातों को ठीक करने पर होना चाहिए, जैसे कि घिसा-पिटा तरीका, अनुमानित नतीजे। भारत पुरानी रणनीतियों को दोहराकर नए नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकता। सर्जिकल स्ट्राइक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करना और पाकिस्तान को वित्तीय निगरानी सूची में डालना पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। वे सामरिक लक्ष्य साध सकते हैं, लेकिन वे खतरे को खत्म करने में विफल रहे हैं। बार बार, चाहे वह भारतीय संसद पर हमला हो, 2008 के मुंबई हमले हो, भारतीय सैनिकों का सिर काटना हो, पुलवामा में आत्मघाती बम विस्फोट हो या अब पहलगाम नरसंहार हो, आतंकवादी नई रणनीतियों के साथ लौट आए हैं। प्रतिक्रिया ज्यादातर प्रतिक्रियावादी रही है, जो अल्पकालिक प्रतिरोध और दीर्घकालिक गतिरोध के चक्र में फंसी हुई है। इससे भी बदतर, सीमा के दोनों ओर के लोग इन त्रासदियों का फायदा उठाते हैं। दुख की बात है कि राजनीतिक ताकतें घरेलू लाभ के लिए, खासकर चुनाव के दौरान, दुख और राष्ट्रवाद का हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। निर्दोष लोगों की जान जाना परेशान करने वाली बात है और ये सार्वजनिक तमाशे का एक उपकरण बन जाता है, जहां प्रतिद्वंद्वी दल लाइव टीवी पर क्रिकेट के स्कोर की तरह मृतकों की गिनती करते हैं, लेकिन जनता की याददाश्त कमजोर होती है। अगले हफ्ते 14 मई तक ये सर्जिकल स्ट्राइक शायद सार्वजनिक चर्चा से गायब होने लगेंगी। आईपीएल और अन्य मामले जगह ले लेंगे, लेकिन अगली बार के लिए खतरा बना रहेगा। यही क्षणभंगुरता ही कारण है कि हमारे समाधान दीर्घकालिक सोच पर आधारित होने चाहिए। बुनियादी बातों पर सवाल। आइए एक असुविधाजनक लेकिन जरूरी सवाल पूछे। बेंगलुरु, हैदराबाद या गुरुग्राम जैसे शहरों के भारतीय युवा अक्साई चिन को वापस लेने या पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का बदला लेने के लिए आतंकवादी समूहों में क्यों शामिल नहीं होते हैं? इसका जवाब भारत की मूलभूत ताकतों में निहित है। हमारा समाज अपनी जटिलताओं के बावजूद शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास और शांतिपूर्ण जीवन की उम्मीद के माध्यम से रास्ते प्रदान करता है। जहां अवसर मौजूद है, वहां कट्टरता शायद ही कभी जड़ पकड़ती है। इसकी तुलना पाकिस्तान से करें। गरीबी, खराब शासन और वैचारिक हेरफेर के जहरीले मिश्रण ने आतंकवादी भर्ती के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है। राज्य की क्षमता की कमी और धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग ने मिलकर बड़े पैमाने पर ब्रेन वॉश और निराश युवाओं के सैन्यीकरण को सक्षम किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस घटना को मौन रूप से स्वीकार किया है। इसलिए भारत को अब केवल बल से नहीं बल्कि दूरदर्शिता से काम करना होगा। रणनीति में बदलाव। भारत को न केवल आज के लिए बल्कि अगले 10 से 25 वर्षों के लिए अपनी पाकिस्तान रणनीति की बहादुरी से फिर से कल्पना करनी होगी। अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ भारत के पास अभूतपूर्व वैश्विक प्रभाव है। अब इसका इस्तेमाल करने का समय है। इसमें पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटेन और अमेरिका को जवाबदेह ठहराना शामिल है, जो शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैन्यीकृत राज्य को बढ़ावा देने में शामिल थे। उन्हें अब समाधान का हिस्सा बनना होगा।
पाकिस्तान के लोकतंत्र को स्थिर करने, उसकी गरीबी को कम करने और उसके शिक्षा और रोजगार के परिदृश्य को बदलने में मदद करना एक व्यापक भारतीय उपमहाद्वीप की शांति एजेंडा का हिस्सा होना चाहिए। कुछ दिन पहले भारत ने यूके के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर हस्ताक्षर की। क्या हमारे नीति निर्माताओं को एक बड़ा रणनीतिक सवाल नहीं पूछना चाहिए था? बातचीत में भारतीय उपमहाद्वीप में शांति क्यों शामिल नहीं थी? यदि ब्रिटेन कभी अनैतिक काम में शामिल था तो उसे अब सफाई में शामिल होना चाहिए। ये काल्पनिक लग सकता है, लेकिन यह अभूतपूर्व नहीं है। यूरोपीय संघ ने आर्थिक शर्तों और विकास निधि का उपयोग रोमानिया, बुल्गारिया और कभी-कभी पुर्तगाल और ग्रीस के आर्थिक संकट के लिए नाजुक पड़ोसियों को बदलने के लिए किया। यूरोपीय संघ की सदस्यता सैकड़ों अनिवार्य सुधारों के साथ आती है, जो सीमाओं के बाहर उन्हें स्थिर करके सीमाओं को मजबूत करती है। भारत को भी इसी तरह का एक मॉडल तैयार करना चाहिए। भारत पाकिस्तान शांति पहल, जिसे भारत की आर्थिक कूटनीति, राजनीतिक दूरदर्शिता और बहुपक्षीय समर्थन प्राप्त हो। कश्मीर से सीखना। हमने पहले ही देख लिया है कि क्या काम करता है। जब भारत कश्मीर घाटी में आर्थिक विकास और पर्यटन लाया तो स्थानीय भावना में सुधार हुआ, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव हुए। आज कई कश्मीरियों के लिए अलगाववादी समूहों का साथ देने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। जुड़ाव के उस मॉडल, विश्वास, विकास और अवसर पर निर्मित को भारत के व्यापक पड़ोस में विस्तारित किया जाना चाहिए। यदि भारत 247 में अपनी शताब्दी को एक समृद्ध, सुरक्षित और विश्व स्तर पर सम्मानित लोकतंत्र के रूप में मनाना चाहता है, तो उसे अपनी नीति संरचना के केंद्र में भारतीय उपमहाद्वीप में शांति को रखना होगा। यदि यूरोप 2 विश्व युद्धों में लड़े गए देशों के साथ मेलजोल कर सकता है, तो भारत और पाकिस्तान उसी की आकांक्षा क्यों नहीं कर सकते? युद्ध में कोई विजेता नहीं, अंततः युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। भारतीयों के रूप में हमें कभी भी अपने सैनिकों या नागरिकों को तोप का चारा नहीं बनाना चाहिए। जान आंकड़े नहीं है। भारतीय और पाकिस्तानी दोनों समाचार कवरेज को ध्यान से देखें। सीमा के दोनों ओर दुखद नुकसान को एक स्कोर बोर्ड की तरह दिखाया जाता है, जैसे कि लक्ष्य हताहतों की अधिक संख्या का दावा करना हो। ये परिपक्व राष्ट्रों का जवाब देने का तरीका नहीं है। आतंकी हमले, सैन्य हमले और बड़े युद्ध ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें भरने में पीढ़ियां लग सकती हैं। विश्व युद्धों का दर्द 8 दशक बाद भी पूरे यूरोप में बना हुआ है। लेकिन जिस चीज ने उस दुख को भरने में मदद की, वह पुराने दुश्मनों द्वारा एक साथ कुछ नया बनाने के असाधारण प्रयास थे, जिसमें सहयोग और शांति का एक साझा भविष्य था। भारतीय उपमहाद्वीप को उस कहानी से अपना वैसा ही दृष्टिकोण ढूंढना होगा। फिलहाल आइए अपने सशस्त्र बलों के साहस और अनुशासन को सलाम करें और एक ऐसा भविष्य बनाने का संकल्प लें जहां उनकी वीरता का सम्मान बार बार युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि स्थायी शांति के माध्यम से किया जाए। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।